क्लास में पंक्चुअलिटी मेंटेन करिए, रेगुलर रहिए और ऑन टाइम रहिए। कहते हैं इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में 70% चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती हैं और 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होती हैं। मतलब आपको सिर्फ 30% चीज़ें रटनी हैं, 70% चीज़ें आपको समझनी हैं। अगर आपने नहीं समझा और क्वेश्चन ज़रा भी स्टेटमेंट बेस्ड आ गया तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जब क्लास में बैठे हो तो कोशिश ये करिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, ठीक है। दूसरी बात, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का रहा होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पढ़ा, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, हम ज़ीरो से लेके चलेंगे। हम ये मान के ही नहीं चलेंगे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। हम उस बच्चे को लेके चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर अपनी क्लास में उन बच्चों के साथ चलूँगी जिन्होंने इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं और बिल्कुल भी ये सोच के मत बैठिए मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, या बार बार समझाने को। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन फाइनली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है सब्जेक्ट को। अभी वैसे तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो जनरली इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होता है, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, वो कहते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स के एवरेज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर हम बात करें तो हर सेशन में, चाहे वो मॉर्निंग का सेशन हो, चाहे वो इवनिंग का सेशन हो, चाहे वो किसी भी डेट का हो, जो भी 4-5 डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा पोर्शन इकोनॉमिक्स का कैसे आ गया। अगर आप देखेंगे एसएससी में भी ये जो कांस्टेबल वाला जो पेपर है इसका यूट्यूब पे भी डिस्कशन हम लोगों ने डाला हुआ है, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के 7-7, 8-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप चेक करिएगा, ठीक है। तो वैसे तो एवरेज 3-4 आते हैं, पता चला कभी 7-8 आ जाएं और आप मुझसे नाराज़ हो जाएं कि मैडम हमने तो 3-4 छोड़ के सोचा कि इकोनॉमिक्स इतनी टफ है, हम छोड़ देते हैं, लाइए दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं जिसका वेटेज ज़्यादा, और इकोनॉमिक्स आ गए 7-8 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो आपका रहता है 3-4 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी मेंस में भी जीएस आ गया है और प्री में भी है एसएससी के, तो आपको अगर हर एग्ज़ाम को टारगेट करना है और आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठे कभी किसी सब्जेक्ट की वजह से आप मतलब कम हो जाए, तो उस केस में आपको सारे सब्जेक्ट पे पूरे अच्छे से ध्यान देना होगा। आप ये सोच के कोई सब्जेक्ट मत छोड़िए कि इसमें वेटेज कम है तो हम इसको ना करें। पता नहीं शायद आपकी किस्मत साथ ना दे और जिसका वेटेज आपने कम सोचा था और उसी का वेटेज सबसे ज़्यादा आ जाए। ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आपको समझना है और लर्न करना है। किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो आपके फैकल्टी मेंबर आपके साथ हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स अगर हम देखें, गुड इवनिंग सोनू, इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये हमें क्या बताता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं
उनको उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे करें, यही आपका इकोनॉमिक्स है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और उस 1 रुपये से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, यही आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वेटेज मैंने आपको बता ही दिया है और इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस भी आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बुक्स कौन से फॉलो करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पढ़ना कैसे है, आप देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जैसे आज का जो मेरा पहला टॉपिक आप लोगों से रहेगा वो रहेगा बजट। तो आपको क्या करना है, मेरी मुलाकात आपसे मोस्टली सैटरडे को ही हुआ करेगी, मोस्टली। ठीक है, हो सकता है वीकडेज में कभी हो जाए, लेकिन मोस्टली जो है हमारी आपकी मुलाकात सैटरडे ही रहा करेगी। अब मतलब आपके पास पूरे 7 दिन का गैप रहेगा, है ना, हमारी 7वें दिन क्लास होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप, जैसे आज आपको मैंने बजट डिस्कस किया है, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ना लेके, आज की डेट में आप सबके पास टैब, फोन, लैपटॉप वगैरह रहता ही है, तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करिए क्वेश्चन रिलेटेड विद बजट। अब जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम मेंशन कर दीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम को आगे मेंशन कर दीजिए, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपका चैप्टर पूरी तरीके से तैयार है, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के हम 5 से 10 मिनट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे डेली आके पूछूंगी, मतलब जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको प्रीवियस क्लास से अगर कोई रिलेटेड डाउट है तो वो आप डिस्कस कर लीजिए। अगर आप में से कोई मुझे प्रीवियस क्लास का कोई डाउट बताएगा तो वो डाउट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी। कोई क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक क्लास में हो चुका है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, तो ये तो रही आपकी बात कि आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर बुक्स की बात करें कि बुक्स आपको कौन कौन सी ले लेनी चाहिए, तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं। एस.एन. लाल ले सकते हैं, ठीक है, मिश्र एंड पुरी ले सकते हैं, ठीक है, और सुंदरम एंड दत्त ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि बुक्स पे ना जाके आप कोशिश करिए, या फिर आप एक बहुत अच्छी चीज़ है 11th और 12th की जो है समरी, एनसीईआरटी की जो समरी होती है वो समरी बुक ले लीजिए बस। ठीक है, समरी बुक बहुत पतली पतली सी आती है, समरी लीजिएगा, पूरी एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 11th और 12th की समरी बुक ले लीजिए, और बाकी आपको चैप्टर्स यहाँ पे मैं कराऊंगी ही, वहाँ से आप शॉर्ट में क्विक रिवाइज कर लिया करिएगा। ज़्यादा कोशिश करिए टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्लास में जो हो रहा है क्या वो सिलेबस में है भी, या सिलेबस के बाहर ही हम ऐसी इधर उधर का पढ़ ले रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो अगर हमें कोई एक चीज़ करने से इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स हमें हमारे सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करिए प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस पेपर की करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। तो बस आप ये मत वेट करिए और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मत डिस्कस करिए। जो टॉपिक इकोनॉमिक्स में आपका चल रहा है उस टॉपिक को भी आप सर्च में मेंशन करिए, ताकि अगर अब पूरा इकोनॉमिक्स आप डाल देंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स जब खत्म हो जाएगा तब तो आप पूरा कर पाएंगे। अभी बजट चल रहा है तो आप बजट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिए और उनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए
अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स का लाइफ में भी, एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको बता ही दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज जो है वो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रही बात लाइफ की, ठीक है, लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी जो मम्मी होती है, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स का ई नहीं, शायद किसी किसी की मम्मी ने पढ़ा है मोस्टली, उन्हें हमसे भी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक्स आती है। जब वो जाते हैं मार्केट में और जिस तरीके से वो सब्जी खरीदते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि भिंडी नहीं खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे। वो जो उन्होंने लॉजिक वो लगाया, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उनके पास पापा की जो सैलरी है 1 लाख रुपए, वो उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, वो भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अगर वो सोच रहे हैं कि गेहूं की खेती ना करके चलो एक काम करते हैं, प्याज बहुत महंगा हो रहा है तो चलो प्याज की खेती करते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक्स है। तो जो भी आप डिसीजन अपने लाइफ में लेते हैं, मॉनेटरी है ना, वो सारी ही चीज़ इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स आपको लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स आपको देती है। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़रूरी है ना। अब कई लोग होते हैं सोचते हैं कि चलो किराए के घर में रह ले, अपना घर खरीदने की क्या ज़रूरत। कई लोग सोचते हैं लाओ अपना घर ले ले। अब हर महीने 40,000 50,000 रेंट देने से अच्छा है कि 40,000 रेंट देने से अच्छा है 50,000 की EMI दे दो, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए वो घर उस बंदे ने 1 करोड़ का खरीदा है, ठीक है। मान लीजिए गोलू ने 1 करोड़ का घर खरीदा है, ठीक है। अब वो घर की किस्त 50,000 रुपये महीना दे रहे हैं। अब उनको 5 साल बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। वो बेच कर जब गए तो उस घर की कीमत वहाँ पर हो चुकी थी 2 करोड़। तो बेच कर गए, वहाँ पे उनको बेनिफिट भी हुआ और ये जो 50,000 थे ये पूरे इनके वापस भी आ गए और बेनिफिट भी इन्हें मिला। और ये 40,000 रेंट जाता तो ये 40,000 ऐसा अमाउंट है जिसके बदले उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा रहने के अलावा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि इकोनॉमिक्स को इतने हल्के में मत लीजिएगा, आपकी लाइफ में भी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत फुली फ्लेज्ड फोकस्ड रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैसे पढ़े वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब बुक्स भी बता दी हैं आपको। ये आपका सिलेबस है, क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का परिचय, राजकोषीय नीति और बजट, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार, कर संरचना, मांग आपूर्ति, ये सारे टॉपिक जो हैं, ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, 5 ईयर प्लान, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, महत्वपूर्ण योजनाएं, लागत, बाजार में प्रतिस्पर्धाएं और मिसलेनियस जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है।